हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और मैं आज आप लोगों को वर्डप्रेस में कैसे यूज़र डेटा को प्रोसेस किया जाता है वो सिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं क्या सिखाने वाला हूँ। मैंने बस यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है। अगर मैं जाके इस फॉर्म को फिलअप करूँ, ओके, नेम दे देता हूँ, एक एड्रेस दे देते हैं, सॉरी एक ईमेल, ये है ईमेल का फील्ड है, ईमेल दे देते हैं। फिर कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये कंटेंट में कुछ जगह दे देते हैं। ओके, तो इसको फॉर्म को अगर मैं सबमिट करूं और मैं जाके बैकएंड में चेक करूं, तो ये बैकएंड में ये फॉर्म आ गया हम लोगों का। तो इससे आप मतलब वर्डप्रेस में एक फॉर्म बना के आप अपना डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब एज ए कस्टम पोस्ट टाइप आप सेव कर सकते हैं। आज का ट्यूटोरियल का मकसद यही है कि आप वर्डप्रेस में यूजर सबमिट डेटा कैसे प्रोसेस करते हैं। तो ये था प्रोसेस। अभी इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए, क्योंकि एक एडवांस वर्डप्रेस है, तो आपको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस आना चाहिए। मतलब वर्डप्रेस में आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किए हो आना चाहिए। अगर नहीं भी किए हो तो भी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। ओके, इससे आप क्या सीख पाओगे? इससे आप सीख पाओगे कि वर्डप्रेस में आप एजाक्स वर्डप्रेस में आप कैसे एजाक्स के साथ काम कर सकते हो और कैसे आप ऑटोमेटिकली पोस्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, मैंने तो यहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं किया ना, ये कस्टम पोस्ट है। यहाँ पे ऐड न्यू में जाके मैं थोड़ी क्रिएट नहीं किया ना, मैं तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड से ये बैक एंड में सेव हो गया ना। तो इस ट्यूटोरियल से आप एक तरह की कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ट्यूटोरियल का मकसद है क्योंकि एज अ वर्डप्रेस डेवलपर आपको वो फाउंडेशन देना कि वर्डप्रेस में कैसे एजाक्स और फॉर्म डेटा कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो, इस बारे में सीख पाओ। इस ट्यूटोरियल को सीख लोगे तो आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो। फ्यूचर में जाके आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो। फिर आपका कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऑटोमेटिकली कस्टम पोस्ट आप इंसर्ट कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये था प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। अभी शुरू करते हैं। ओके, तो ये शुरू करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले एक चाइल्ड थीम बनाना होगा। वैसे हालांकि आप नॉर्मल थीम में भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप चाइल्ड थीम बनाओ और जो आपका मेन थीम है उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करो। तो चलो मैं 2014 का चाइल्ड थीम बना देता हूँ। तो न्यू फोल्डर बनाते हैं, चाइल्ड 2014। ओके, तो ये है हम लोगों का चाइल्ड थीम का फोल्डर। वर्डप्रेस में थीम को किसी भी थीम को चलने के लिए आपका एक फाइल सबसे मस्ट होता है, वो है style.css। इसके थ्रू वर्डप्रेस को पता चलता है कि ये थीम क्या है, थीम का नाम क्या है और ये थीम क्या करेगा। उसके थ्रू वो सब मतलब समझता है वर्डप्रेस। इसके अंदर आपको कमेंट के अंदर CSS में कमेंट के अंदर आपका वो सब डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो थीम नेम पहले पैरामीटर है, थीम नेम जो है थीम का नाम। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, THEME थीम नेम चाइल्ड ऑफ 2014। ओके,
टेम्पलेट टेम्पलेट ये 2014 का टेम्पलेट यूज होगा, तो ये टेम्पलेट नाम भी दे देते हैं। ओके, और फिर आपका पेरेंट का जो आपका स्टाइल शीट है वो भी एनक्यू करना होता है। तो नाम देते हैं चाइल्ड, एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, सॉरी मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, तो एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं functions.php में जाके functions.php एक फाइल बनाते हैं, और वर्डप्रेस में किसी भी थीम में ये functions.php भी रहना ज़रूरी है कि इससे आपका सारा फंक्शन जो है इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, तो functions.php में जाके मैं फंक्शन लिखता हूँ चाइल्ड थीम स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। इसको हुक करना होता है, तो हुक का नाम है WPENQ स्क्रिप्ट। और इसके बाद फंक्शन का नाम। ओके, तो आपका पहले पेरेंट थीम का स्टाइल शीट जो है वो एनक्यू कराना होगा, तो लिखते हैं WPENQ स्टाइल, इनकी स्टाइल। तो एक पहले पैरामीटर है हैंडल, मतलब एक स्क्रिप्ट का नाम देता है, इसको स्क्रिप्ट का नाम देते हैं पेरेंट स्टाइल। ओके, फिर इसका सोर्स गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी है, आई गेस, चलो फिर भी देख लेते हैं। टेम्पलेट डायरेक्टरी है, गूगल में एक बार सर्च कर लेते हैं फंक्शन का नाम, आई गेस टेम्पलेट डायरेक्टरी है। चाइल्ड थीम वर्डप्रेस गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, आई थिंक ऐसे ही कुछ है। हाँ, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे देते हैं गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का जो थीम का जो पेरेंट का जो स्टाइल शीट है वो इनक्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका बैकएंड में जाता हूँ, थीम्स में क्लिक करता हूँ। ओके, थीम्स में क्लिक करने के बाद 2014 का चाइल्ड ऑफ 2015 आ गया। एक्टिवेट करता हूँ, साइट को विजिट करता हूँ, यह है हम लोग का 2014 थीम। ओके, हो गया मोटा मोटी। अभी हम लोगों को एक टेम्पलेट बनाना होगा कि जहाँ पे हम लोग यह अपना फॉर्म को शो करें। तो यह है मेरा चाइल्ड ऑफ 2014, ये है 2014 में पेज को कॉपी करते हैं, पेज को कॉपी करके चाइल्ड थीम में जाके
इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये है और इसको रीनेम कर देते हैं, नाम दे देते हैं यूजर सबमिट, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। इस यूजर सबमिट फॉर्म, कुछ भी नाम देने से चलेगा। ये तक हम लोग कस्टम टेम्पलेट बना रहे हैं ना अलग से। तो ये है, तो इसके अंदर अगर जाऊँ पहले जाके हम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इस एक टेम्पलेट का नाम देना होगा, टेम्पलेट नेम फॉर यूजर। ओके, यहाँ पे जगह लूप स्टार्ट हुआ है, जैसे थीम में शो कर रहा है कंटेंट, तो वो सब तो नहीं चाहिए हम लोग को। यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म क्लास का नाम दे देता हूँ यूजर फॉर एक्शन कार्ड देते हैं। इसको एजाक्स के थ्रू प्रोसेस करेंगे, तो एक्शन नहीं चाहिए हम लोगों को। ओके, इसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट फील्ड बनाएंगे। पहला इनपुट फील्ड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी लिख देते हैं, आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम। इसके बाद और एक फील्ड बनाते हैं ईमेल का, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नाम देते हैं यूजर ईमेल। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन का बनाता हूँ, तो सिलेक्ट कर बनाते हैं, नेम नहीं चाहिए, आईडी यूजर, ऑप्शन देते हैं इसका नाम। तो इसके अंदर ऑप्शन हम कुछ दे देते हैं, इसलिए ऑप्शन का कुछ नाम देते हैं, ऑप्शन 1, कुछ ऑप्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2, और एक देते हैं यहाँ पे ऑप्शन 3। जैसे नॉर्मल फॉर्म बनाता है, मैं बस वही बना रहा हूँ, HTML में जो फॉर्म बनाता है ना वैसा ही। ओके, और एक फील्ड बनाते हैं, चलो इतना ही ये रहने दो, ठीक है ना। ओके, तो ये है हम लोग का 3 फील्ड हो गया, एक नेम का, एक ईमेल का, एक सिलेक्ट का फील्ड। तो बैकएंड में जाते हैं और एक पेज बनाते हैं, न्यू, ओके, फॉर्म, और इसका टेम्पलेट जो है जो हम लोग बनाए थे, फॉर्म फॉर यूजर, इसको जाके इसको पब्लिश कर देता है। इसको विजिट करते हैं, ओके। अच्छा, एक सबमिट बटन, सॉरी, एक सबमिट बटन भी तो देना होगा ना, तो सबमिट बटन दे देते हैं एक, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके, और वैल्यू देते हैं
सबमिट। सबमिट। अच्छा, इससे पहले एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर छोड़ो, इसके अंदर एक पी लेके हर एक फील्ड का मतलब लेवल दे देते हैं। नेम, पहला फील्ड था नेम, क्या लिख रहा, नेम। दूसरा फील्ड होगा ईमेल। तीसरा फील्ड है ऑप्शन। तो ये है, हो गया हम लोगों फील्ड वैरायटी। ओके, थोड़ा सा इसको स्टाइलाइज्ड कर देते हैं। तो यूजर फॉर्म स्टाइल CSS में, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये CSS का तो ट्यूटोरियल नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको स्टाइलाइज कर देता हूँ। डिस्प्ले फॉर्म का कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो इनपुट फील्ड है उसका भी इनपुट, इसके अंदर जो सारा इनपुट फील्ड है और जो पी टैग है सारा, और जो ये पी टैग है होगा सारा, उसका भी डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो जाते हैं, चेक करते हैं। तो ये आ गया, और पी टैग का और फिर सिलेक्ट का भी डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। सिलेक्ट का, सबमिट का भी कर देते हैं। तो होपफुली ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाना चाहिए। इस टाइप से नहीं दे रहा, कुछ गलत किया हमें लगता है। जैसे टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ओके, तो ये इसको ट्राई करते हैं। तो मोटा मोटी ले लिया इस टाइम, और थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन ऊपर नीचे 10 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, और साइड में भी दे देते हैं। साइड में चलो 100 पिक्सल दे देते हैं। ओके, तो ये मोटा मोटी हो गया। अच्छा, ये है फॉर्म। अच्छा, फॉर्म में जाके जैसे एक हेडिंग दे देते हैं, यूजर इसके अंदर और एक डीप ले लेता हूँ, वो बाद में काम में आएगा। वही फिलहाल बस देख लो, MSG
फॉर्म का जो वैलिडेशन के बाद फॉर्म सबमिट होने के बाद कि फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं, या फिर कोई एरर आया कि नहीं, उसके लिए एक डिप बनाते हैं, डिप बना के रखते हैं, इसका हम लोग सब शो करेंगे। तो हो गया ये मोटा हम लोगों का फॉर्म। अच्छा, इसका भी इसको भी थोड़ा मिडिल में ले जाते हैं। यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म H1। ओके, सही तो है, काम क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, सॉरी, ये तो यूजर फॉर्म के अंदर नहीं है ना, इसको तो बाहर है। तो इसके अंदर एक क्लास दे देता हूँ, ये हो गया। हेडिंग फॉर्म, H1 class heading form। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। अभी इसको हम लोग प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एजाक्स का फंक्शन लिखना होगा। यहाँ पे फाइल बनाते हैं, सॉरी फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे फोल्डर का नाम देते हैं जेएस के, जेएस के अंदर लिखते हैं एजाक्स, फाइल में एजाक्स फंक्शन डॉट जेएस। ओके, मैंने जेएस में जाके फाइल बनाया है एजाक्स फंक्शन बोल के। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट रेडी लिख लेते हैं, उसके अंदर हम लोगों का जो सारा फंक्शन काम करेगा, jQuery document dot ready एक फंक्शन होगा। तो पहले इसको एक अलर्ट शो कराते हैं कि फाइल से ठीक से ऐड हुआ है कि नहीं। ओके, फंक्शन.php में जाके इसको enqueue कराना होगा। तो w की enqueue स्टाइल होगा ये, और इसका नाम देते हैं एजाक्स फंक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और यहाँ पे स्टाइल से डायरेक्टरी URI नहीं होगा, क्योंकि सॉरी टेम्पलेट डायरेक्टरी URI नहीं होगा, स्टाइल से डायरेक्टरी URI होगा। टेम्पलेट डायरेक्टरी URI जो आपका जो मेन थीम है उसका डायरेक्टरी शो कराता है, और स्टाइल से डायरेक्टरी URI जो होता है वो आपका करंट थीम का या फिर चाइल्ड थीम का, मतलब जो थीम आपका एक्टिवेट किया हुआ है उसी ही थीम का टेम्पलेट डायरेक्टरी शो करेगा, ठीक है। गेट स्टाइल शिफ्ट गेट स्टाइल शिफ्ट डायरेक्टरी URI,
इसके अंदर जेएस फोल्डर है हम लोगों को, जेएस के अंदर ये वाला फाइल। उसके बाद भी इसका कुछ देना होता है कि ये डिपेंडेंसी कौन है इसका, एरे के अंदर डिपेंडेंसी देता है क्योंकि ये जेएस का फाइल है और ये क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर इसका वर्जन देना होता है, कुछ भी दे सकते हो, मैं देता हूँ चलो 1.0। फिर इसका इन फुटर बोल के एक ऑप्शन होगा कि आप इस स्क्रिप्ट को फुटर में शो कराना चाहते हो या नहीं, और ऑब्वियसली मैं शो कराना चाहता हूँ, इसको 2 दे देते हैं। तो अभी जब इसको रिलोड करते हैं तो काम करेगा तो एक अलर्ट आ जाना चाहिए। ये थोड़ा इंटरनेट में स्लो है। कुछ तो ठीक ही है। इसको लोड करते हैं फिर से। लोड नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या बात। स्टाइल से डायरेक्टरी हो रहा है तो ये है स्क्रिप्ट्स लिख दिया था, ये पे स्क्रिप्ट होगा। तो ये आ गया, तो इतनी काम नहीं कर रहा है ठीक से। देखता हूँ क्या था फंक्शन। स्टाइल से डायरेक्टरी हो रहा है, इसके अंदर जेएस के अंदर ajax.js सही तो है, इससे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन देखते हैं document.ready कंसोल में जाके भी तो कुछ नहीं आ रहा, एरर query तो ये हो गया। अभी इसके अंदर हम लोगों को एजाक्स का फंक्शन लिखना होगा। तो पहले वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल में वो सबमिट बटन को ले लेते हैं, MIT बटन। सबमिट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर वो सबमिट बटन का
जो आईडी है इसके अंदर देना होगा। तो सबमिट बटन का आईडी लेके आते हैं। यहाँ पे था फॉर्म हम लोग का, ये था सबमिट बटन में कुछ आईडी नहीं दिया है, आईडी दे देते हैं। आईडी सबमिट यूजर सबमिट देते हैं इसका आईडी का नाम यूजर सबमिट। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल इसका नाम देते हैं एजेक्स फंक्शन। एजेक्स फंक्शन होम प्रोसेस एक फंक्शन लिखते हैं। के अंदर दो वेरिएबल इनिशिएट कर देते हैं फॉर्म डेटा, जो कि हम लोग बाद में लिखेंगे इसको, इस वेरिएबल को, मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू लिखेंगे अभी, और एक एक्शन देते हैं। इसके अंदर एजेक्स का फंक्शन लिखते हैं, एजेक्स में जाके पहले अक्षर देना होगा टाइप। ये कौन सा टाइप का फॉर्म है, गेट और पोस्ट टाइप का होता है। टाइप इज इक्वल टू पोस्ट। इसके बाद आपका देना होगा कि ये इसका URL। तो यहाँ पे URL ले आने के लिए आपका जो, अगर आप वर्डप्रेस यहाँ पे आप इंस्टॉल किए हुए हो, तो ये तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ, तो इसके अंदर WP एडमिन के अंदर जाके, तो ये एडमिन एजेक्स है, ये वाला फाइल इसका URL है, ठीक है। तो ये पाने के लिए आपका एक लोकलाइज स्क्रिप्ट बोल के एक फंक्शन है, जो आपकी स्क्रिप्ट को लोकलाइज कर देते हैं, कि जैसा नाम है वो वैसे ही काम करता है, कि आपका जो एजेक्स का जो URL है वो आपका जिस फाइल का नाम दोगे उस फाइल में आपका वो फाइल, मतलब वो URL अवेलेबल कर देगा। तो यहाँ पे जाके functions.php में जाते हैं, जाके यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन बनाते हैं। लोकलाइज गूगल पे सर्च करो WP लोकलाइज स्क्रिप्ट। हाँ, पहले हैंडल का नाम, फिर एक नाम, उसके बाद डेटा। एक हैंडल का नाम हम लोग, मतलब आप जिस स्क्रिप्ट में आपका, मतलब आप इस फंक्शन को अवेलेबल करना चाहते हो, स्क्रिप्ट का नाम, ये पे स्क्रिप्ट में हम लोग अवेलेबल करना चाहते हैं अपना URL को, तो इसका नाम देना होगा। फिर नाम एक दे देते हैं इसका, इनकी स्ट्रिंग है, तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर लेना होगा। फिर डेटा आपको एरे में देना होगा कि इसके थ्रू आप क्या क्या पास कराना चाहते हो। ओके, तो पहले हम लोग URL पास कराना चाहते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसको भी इसके अंदर रखना चाहिए। और इसके बाद इसका URL का वैल्यू क्या होगा, एडमिन
अंडरस्कोर्स URL जो आपका एडमिन का URL शो करेगा। एडमिन URL में आपका ये वाला फाइल जो दिखाए थे एडमिन ajax.php ये वाला फाइल, और एक कैसे सिक्योरिटी दे देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली तो आप प्रोसेस नहीं कर रहे हो इस डेटा को ना, थ्रू एजेक्स के थ्रू काम करा देते हो। अभी क्या है ना, ये जब भी आप एजेक्स या jQuery के थ्रू अपना फॉर्म वैलिडेशन कराते हो ना, तब क्या होता है कि आपका बहुत कुछ इसमें लफड़ा हो सकता है, क्योंकि यूज़र जो है कभी कभी अपना ब्राउज़र का जो है ना, वो आपका ब्राउज़र का चेस वो डिसेबल करके रखता है और कुछ अनयूजुअल डेटा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो सेफ रहना ज़रूरी है। तो एक सिक्योरिटी नॉर्म्स भी कर देते हैं। सिक्योरिटी नॉर्म्स क्या है मैं समझाता हूँ। तो पहले इसको नाम देते हैं अच्छा, तो WP क्रिएट नॉर्म्स क्या करता है? WP एक नॉर्म्स क्रिएट करता है। यहाँ पे एक जाके आपका एक अल्फा न्यूमेरिक एक वैल्यू क्रिएट करेगा। वो वैल्यू रन टाइम में आपका जो हम लोग जब वैलिडेशन करेंगे रन टाइम में यहाँ का जो वैल्यू और जहाँ पे हम लोग ये फॉर्म को प्रोसेस करेंगे वहाँ पे जाके सही होगा, तब जाके अपना फॉर्म काम करेगा। ठीक है ना? इससे आप वही अपना फॉर्म को ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकते हो। तो फिर नॉर्म्स का नाम देना होता है, कुछ भी नाम दे सकते हो, आवर नॉर्म्स ही दे देते हैं। चलो ठीक है, इसको सेमीकोलन। तो आप जाके इसको रिलोड करो। रिलोड करने के बाद ये तो था फंक्शन हम लोगों का। इस वेरिएबल के अंदर जो सारा हम लोगों का डेटा जो वो आ जाएगा। देखा ये URL के अंदर आ गया, जो URL ये थे। सिक्योरिटी के अंदर एक जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू वो आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका ये काम कर रहा है। ठीक है, तो URL में जाके इसके अंदर URL ये वैल्यू ये URL ठीक है, URL। इसके बाद हम लोगों को डेटा पास कराना होगा। क्या क्या डेटा पास करा सकते हैं, क्या कराना चाहते हैं। डेटा के अंदर पहले आपको एक्शन देना होगा, ये कहाँ पे ये फॉर्म जाएगा। तो एक्शन में तो आप जैसे जब HTML फॉर्म करते हो तो एक्शन का नाम देता हो, उस फाइल का नाम देते हो, वहाँ पे जाके एक प्रोसेस होता है। अब इसमें हम लोग एक फंक्शन के थ्रू करेंगे ना इसका प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको वो फंक्शन का नाम देना होगा। तो वो फंक्शन हम लोग इस वेरिएबल में के अंदर ले लिए जो कि अभी तक बनाए नहीं है। तो एक्शन इजिकल टू इस वेरिएबल का ही नाम देते हैं एक्शन, जो कि हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाया। अच्छा, एक्शन हो गया। इसके बाद है आपका फॉर्म डेटा। ठीक है, डेटा जो नाम देते हैं डेटा इज इक्वल टू फॉर्म डेटा, जो भी ये भी हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाया है। अच्छा, एक सिक्योरिटी भी करना होगा। तो सिक्योरिटी दिए थे हमें, सिक्योरिटी जो है इसका ही ये सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को सबमिशन का भी एक फंक्शन लिखना होगा, सक्सेस का।
सक्सेस का सक्सेस भी अगर होगा तो एक फंक्शन शुरू होगा। ये है फंक्शंस के अंदर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। रिस्पॉन्स एक jQuery में एक ग्लोबल वेरिएबल है जो फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका एजाक्स में वो आपका क्या रिस्पॉन्स आया वो शो करेगा। जब होगा तब ये मैसेज में कुछ अपेंड कर देगा। तो jQuery अपेंड फंक्शन लेते हैं। अपेंड नहीं HTML लिखते हैं। jQuery HTML फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो पहले का जो HTML है, जिस एलिमेंट के ऊपर आप HTML अपेंड कराना है, तो वो HTML आपका डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो डिलीट करने के बाद वो अपना नया जो है वो इसके अंदर लिखेगा। तो हम लोग इसमें यहाँ पे HTML भी फंक्शन यूज़ करेंगे और HTML के अंदर रिस्पॉन्स लेकर ये कहाँ पे शो करेगा, ये हम लोग अगर जाए तो यहाँ पे div क्लास MSG यहाँ पे अपेंड होगा, ठीक है। अगर एरर आएगा तो क्या होगा, एरर आएगा तो भी एक फंक्शन स्टार्ट होगा। अलर्ट कर देते हैं रिस्पॉन्स को अगर एरर होगा तो ये है हम लोगों का एजाक्स का फंक्शन। उसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये इस बटन पे क्लिक होने के बाद वो अपना काम शुरू करें, ठीक है। तो सबमिट बटन पे एड इवेंट लिस्नर, यहाँ पे कुछ इवेंट होगा, वो इवेंट का नाम है क्लिक। ये कि इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक होगा जब एक फंक्शन शुरू होगा। तो फंक्शन शुरू होगा, उस फंक्शन में जाके पहले हम लोगों को फॉर्म डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। ये है फॉर्म डेटा ना, फॉर्म डेटा इज इक्वल टू एक एरे में हम लोग इसको लेना चाहते हैं। पहले फील्ड का नाम था नेम, तो नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसका वैल्यू। पहले फील्ड का नाम क्या था, नेम फील्ड का ये था नेम फील्ड, यूजर का नेम, यह नेम फील्ड, ओके। इसके बाद हम लोगों का था ईमेल का फील्ड, था यूजर ईमेल। इसके बाद था इस फील्ड का वैल्यू यूजर ऑप्शन, इसका नाम देते हैं ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद तीन ही तो था लगता है ना।
अच्छा यहाँ पे और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कंटेंट का भी एक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ कंटेंट भी दे सकता है, टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं, इसको भी थोड़ा स्टाइलाइज कर देते हैं। यूजर फॉर्म में टेक्स्ट एरिया, ऐसा इसका कुछ विथ हाइटिंग दे देते हैं, आ गया। चलो ये आ गया। तो इस फील्ड का भी वैल्यू ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं कंटेंट के अंदर आईडी का। तो इस फंक्शन का इस बटन में जब क्लिक होगा तभी ये मेरा फंक्शन शुरू होगा ना। तो हुआ ये, इसके बाद ये जो फंक्शन हम लोग लिखे थे ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे। फंक्शन का जो वैल्यू था, पहला वैल्यू था फॉर्म डेटा, उसके बाद एक्शन हम लोग अभी बनाए नहीं है, एक्शन का एक नाम दे देते हैं, एक्शन फंक्शन ही नाम देते हैं, एक्शन फंक्शन। तो अभी ये फॉर्म एक्शन फंक्शन नाम देते हैं। तभी इस फंक्शन को हम लोग को बनाना होगा। और इस फंक्शन बनाने से पहले इस फंक्शन को हुक करना होगा। तो कहाँ पे हुक करना होगा? हुक का नाम है, थोड़ा बड़ा है, WP Ajax brief। इसके बाद इस फंक्शन का नाम, जो फंक्शन होगा फंक्शन के नाम, और यहाँ पे इसी फंक्शन का नाम। और एक जगह इसको करना होगा, वो है ये पहले वाला है नॉट लॉग्ड इन यूज़र के लिए, और ये है लॉग इन यूज़र के लिए। और एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी आप एजेक्स फंक्शन करोगे तो उसको हमेशा डाई की ज़रूरत है, नहीं तो 0 रिटर्न करता रहेगा। इसको डाई कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को फंक्शन लिखते हैं। तो डेटा वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू $_ पोस्ट में जाके ये तो था एजेक्स फंक्शन, ये डेटा
इससे पहले इस फॉर्म तो रीलोड हो जाएगा ना, जब इस फॉर्म पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका रीलोड फंक्शन ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे एक लेना होगा इवेंट बोल के, इवेंट या फिर ये लिखते हैं, कुछ भी लेते हैं, इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट। जो कि आपको फॉर्म का रीलोड होने से रोक देगा, जो मतलब फॉर्म का नॉर्मल बिहेवियर है तो होने से रोक देगा। अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, इंस्पेक्ट करते हैं। कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। इवेंट डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट का डी हुआ है। गूगल में जाके इस फंक्शन को सर्च करता हूँ, कुछ गलत सलत होगा तो दिखा देगा वहाँ पर। अच्छा यहाँ पे तो हम लोग इसको ठीक ठाक किए हैं। ओह माय गॉड, इसको तो हम लोग इस वेरिएबल के अंदर लेके, सॉरी इस वेरिएबल को बाहर का मैं गलत लिखा था। अब इसको रीलोड करता हूँ। हाँ अब काम कर रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है ना, कुछ एरर नहीं है। तो ये था फंक्शन। तो अब इस डेटा को बाहर डंप करते हैं कि सारा डेटा आ रहा है कि नहीं। तो ये डेटा आ गया, देखा एरे में, एरे के अंदर ये डेटा आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग का मतलब ये फंक्शन काम कर रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेस करने से पहले हम लोग का जो नॉन्स फील्ड है वो पहले चेक करना होगा। सिक्योरिटी के लिए बनाए थे ना, लिया था ना, वो पहले हम लोग को चेक करना होगा। तो इफ नॉट चेक एजेक्स रेफरर बोल के फंक्शन आता है। चेक एजेक्स रेफरर जो आपका नॉन्स का ऑथेंटिकेशन चेक करता है मोटा भाषा में, ठीक है। चेक एजेक्स रेफरर या अगर ये चेक ना हो पाए एजेक्स रेफरर, और इसमें एजेक्स रेफरर का जो नाम दिए थे हम लोग सिक्योरिटी और नॉन्स, वो देना होगा फर्स्ट पैरामीटर में। सेकंड पैरामीटर में सिक्योरिटी था, तो ये सिक्योरिटी ओके। तो return nothing, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और एक काम करता है, इसका एरर
शो करा देता हूँ। WP सेंड जैसे मेरे राइट है आई गेस। WP सेंड जैसे मेरे यही है फंक्शन का नाम। इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं सिक्योरिटी फील्ड। तो रेस्पॉन्स अच्छा सिक्योरिटी फेल्ड हो रहा है, कुछ गलत लिखा इसका मतलब। हाँ इसका मतलब कुछ गलत लिखा, चेक करते हैं क्या गलत है। इसको तो वेरिएबल में लिए थे पोस्ट। क्या एरर दिखा रहा है? एरर सिंटैक्स एरर। एरर दिखा रहा है, एरर है लाइन 25। अभी जब इसको सबमिट करता हूँ, अच्छा ठीक ये काम कर रहा है, -1 आ रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। अच्छा वो काम करेगा तो फिर एक बार इसको हार्ड डाउन करते हैं। बटन का शो इसका हार्ड डाउन कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से कुछ एरर आ रहा है। चेक करते हैं यार एरर क्या है। WP चेक एजेक्स तो फंक्शन के अंदर अगर जाऊँ तो पहले होता है एक्सेल जो कि सही है, क्वेरी यार वो अच्छा क्वेरी यार जो वो देना होता है। क्वेरी यार तो ये नहीं है, क्वेरी तो ये देखता हूँ अभी काम करता है कि नहीं। हाँ अभी काम कर रहा है, सही है। अच्छा इसके बाद हम लोगों को इसको पोस्ट में इंसर्ट करना होगा, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है WP इंसर्ट पोस्ट। ठीक है और उसके अंदर हम लोगों को सारा की सारा पैरामीटर देते हैं। तो देखते हैं WP इंसर्ट पोस्ट को अगर सर्च कर गूगल में फंक्शन एक्चुअली क्या करते हैं।
इसका सर्च करते हैं। यह WP insert post, यह फंक्शन पहले होगा पोस्ट का एरे, फिर होगा WP एरर। अच्छा, पोस्ट का एरे फिर WP एरर। ओके, तो पहले एरे लिखना होगा, एरे लिखना होगा। इसके बाद पोस्ट का एरर, जो कि ट्रू, अगर एरर आएगा तो ट्रू करेगा। इस एरे के अंदर कुछ पैरामीटर देना होगा। पहला पैरामीटर है पोस्ट टाइप। ये कौन सा पोस्ट टाइप में जाके सेव होगा? पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट। अच्छा, इधर पोस्ट स्टेटस, पोस्ट स्टेटस जो है ड्राफ्ट। फिर जो है पोस्ट का कंटेंट, कंटेंट जो है, कंटेंट क्या है? कंटेंट हम लोग यहाँ से एरे में ले लिए थे ना, इस एरे के थ्रू आ रहा था ना। और कंटेंट में जाओगे तो ये एरे में शो कर रहा है ना, तो यही है हम लोग पोस्ट का कंटेंट। इस एरे के अंदर कंटेंट वाला वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग को चाहिए, कंटेंट। इसके बाद टाइटल, टाइटल में नेम फील्ड को टाइटल में देते हैं नेम। फिर इसके बाद कंटेंट, कंटेंट हो गया, टाइटल हो गया। अच्छा, तो ये है हम लोग, ये है हम लोगों का पोस्ट, ठीक है ना। इसके अभी हम लोग का और भी दो फील्ड बाकी था ना, दो फील्ड का नाम जो था वो एक है ईमेल का लिए, ईमेल के लिए तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा फील्ड पोस्ट में नहीं है ना, इसको एज अ मेटा वैल्यू इसको शो करना होगा। तो मेटा बॉक्स को अभी तक क्रिएट नहीं किए, तो फिर भी इसको करा देते हैं। और एक चीज़ है, वो है इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को हम लोग किस में शो करा सकते हैं? अगर आप सोचोगे तो ऑप्शन को हम लोग मतलब वही कैटेगरी में के अंदर इसको इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, ये जब WP इंसर्ट पोस्ट जब सक्सेसफुल होगा तब ये हम लोगों को एक ये रिटर्न करेगा, मतलब पोस्ट का जो ID है रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और वो ID बाकी नीचे जो हम दो फंक्शन लिखेंगे, चलो वो फंक्शन पहले लिख देते हैं। अपडेट यूजर मेटा, अपडेट पोस्ट मेटा, सॉरी यूजर मेटा बोल रहे, पोस्ट का ही तो मेटा हम लोग अपडेट करेंगे ना। तो ये हम लोग तो कुछ मेटा बॉक्स क्रिएट नहीं किया है, तो अभी इसको कर देते हैं। तो देखा पोस्ट का अपडेट पोस्ट मेटा को वॉक करने के लिए आपको पोस्ट ID चाहिए। तो ये पोस्ट ID यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि पोस्ट ID यहाँ से मिलेगा। कि ये फंक्शन जब सक्सेसफुली जब रन करेगा ना, तो आपको ये पोस्ट ID रिटर्न कर देगा। तो ये पोस्ट ID इज इक्वल टू ये मेटा की, चलो कुछ भी मेटा की ले लेते हैं फिलहाल के लिए। मेटा की यूजर मेटा बॉक्स पोस्ट। अच्छा, मेटा वैल्यू जो है यही होगा, इसके अंदर जो ईमेल वाला फील्ड होगा, ईमेल
प्रीवियस वैल्यू नहीं चाहिए। और एक का फंक्शन लिखना होगा जो आपकी कैटेगरी इंसर्ट करेगा। कैटेगरी अगर कस्टम पोस्ट बनाते हो इसके साथ, इसके थ्रू आप अपना टैक्सोनॉमी भी रिटर्न करा सकते हो। तो चलो वो फंक्शन लिख। इस फंक्शन का नाम है wp set object terms wp set object terms। तो इसका पहला पैरामीटर है ऑब्जेक्ट आईडी, जो कि हम लोग पोस्ट आईडी यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट आईडी। इसके बाद है सेकंड पैरामीटर टर्म्स। टर्म्स जो है किसी का ये फंक्शन में चाहूँ इसी का ये ऑप्शन वाला वैल्यू इसके बाद इसको बाहर लिखना होगा, फिर से हम इसको इस फंक्शन का अंदर लिख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट टर्म, इसके बाद कहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, यहाँ से पे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद टैक्सोनॉमी का नाम क्या है। पोस्ट में हम लोग कैटेगरी तो टैक्सोनॉमी का नाम आएगी, इस कैटेगरी होगा। कैटेगरी का चेक कर लेता हूँ। कैटेगरी अभी ये फंक्शन तभी रन करेगा, ये दोनों फंक्शन जब ये पोस्ट आईडी होगा तो। सो इफ पोस्ट आईडी तभी जाके ये रन करेगा, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, नेम एलेक्स, ईमेल alex@alex.com, ऑप्शन 3, और यहाँ पे कुछ कंटेंट दे देता हूँ। कंटेंट, ठीक है। तो इसको भी सबमिट करते हैं। पोस्ट में जाता हूँ, देखा ये 2 में एलेक्स आ गया, लेकिन ये हम लोगों का रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, ताकि रिस्पॉन्स तो हम लोग कुछ दिए ही नहीं ना। तो एक्को करते हैं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर से एक बार करते हैं। बॉडी दो नहीं कुछ भी लिखते हैं, ये बॉडी लिखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। whatever
whatever dot whatever. Okay. ऑप्शन 3, तो ये है कंटेंट। सबमिट करते हैं, तो पोस्ट में जाएंगे तो ये आ गया, देखो एडिट, तो ये पोस्ट का टाइटल में आ गया, ये कंटेंट में आ गया, कैटेगरी में आ गया। ऑप्शन 3 सब कुछ काम कर रहा है। और ईमेल जो है, ईमेल देखने के लिए आपको डेटाबेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं बनाए थे ना। तो लोकल होस्ट, इसका मैं मेरा डेटाबेस में जाता हूँ, लोकल होस्ट PHP MyAdmin। अगर मैं यहाँ पे डेटा मतलब कस्टम फील्ड मेटाबॉक्स बनाता तो उसके अंदर आ जाता। तो वैसे ही ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो गया, तो बनाते तो और भी देर होता, तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। तो प्रैक्टिस के अंदर ये है WP पोस्ट के अंदर तो लास्ट में होगा ना। ओके, हाँ, ये वॉट एवर पोस्ट का जो टाइटल है, टाइटल ड्राफ्ट, और ये पोस्ट स्टेटस ड्राफ्ट आ गया, सब कुछ आ गया। और हम लोग को चेक करना था क्या, पोस्ट मेटा का ईमेल आ रहा है कि नहीं। ईमेल नेक्स्ट पेज में जाते हैं, हाँ ये आ गया, whatever. तो इतना ही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी बताइए, अच्छा है ट्यूटोरियल, बुरा है, कुछ भी हो आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ एडवांस टॉपिक के साथ, और थैंक यू देखने के लिए वीडियो।